तो चलिए बात करते हैं आज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। इसके लिए हम सहारा लेंगे सबसे पहले अर्थ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो हमें यह देखना है कि अर्थ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कैसे हम किसी एक पॉइंट को जो कि अर्थ के सरफेस में है उसे यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं या यूनिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके लोकेशन को। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थ का इक्वेटर क्या होता है। अर्थ का इक्वेटर बिल्कुल यहां से पार होता है कुछ ऐसे, और इक्वेटर के ऊपर और नीचे कुछ ऐसे पैरेलल लाइंस होते हैं, पैरेलल कर्व्ड लाइंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। उसी तरह से अर्थ के पोल से दूसरे पोल तक कुछ लाइन पास करते हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, कुछ ऐसे एक पोल से दूसरे पोल तक। ये सारे हो गए लॉन्गिट्यूड्स। आपके घर का जो लोकेशन है, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के कोई और एड्रेस आपको कहीं नहीं मिलेगा इस धरती में, और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। हां, बहुत सारे ऐसे एड्रेस आपको मिलेंगे जिनका कि लॉन्गिट्यूड आपके लॉन्गिट्यूड के साथ मैच करेगा, और बहुत सारे एड्रेसेस आपको मिलेंगे जिनका लैटिट्यूड आपके लैटिट्यूड के साथ मैच करेगा। जैसे कि अगर मान ले आपका घर यहां पर है, तो ये सारे पॉइंट्स, इनके लिए जो लैटिट्यूड्स होंगे वो आपके लैटिट्यूड के बराबर हैं। ये सारे इस लाइन में जितने भी एड्रेसेस होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबका लैटिट्यूड बराबर होगा। उसी तरह से ये अगर आपका घर हुआ यहां पर मान ले, तो ये सारे एड्रेसेस, ये सारे लोकेशंस जो है, इनके जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो आपके लॉन्गिट्यूड के साथ मैच करेगा। पर अगर ये आपका एड्रेस हुआ तो कोई और एड्रेस ऐसा नहीं हो सकता है जिनका कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एग्जैक्टली आपके साथ मैच करेगा। इसका मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से अर्थ के सरफेस में हम कहीं भी एक पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। लेकिन मान ले कि आप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में हैं, आप जिस फ्लैट में रहते हैं उसके ऊपर और एक फ्लैट है, उसके ऊपर और एक, और उसके ऊपर और एक। तो आपका जो लोकेशन है, मान ले आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, ये आपका लोकेशन है, आपका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होगा, आपके ठीक ऊपर जो रहते हैं उनका भी तो वही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होगा, और उनके ठीक ऊपर जिनका फ्लैट है उनका भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम किसी पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करना चाहते हैं तो सिर्फ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अर्थ के लिए मैं बात कर रहा हूं, अर्थ के लिए सिर्फ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड काफी नहीं है, और एक पैरामीटर हमें चाहिए होता है जिसे कि हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड, जो कि यह बताता है कि सी लेवल से कितना ऊपर है वो पॉइंट। इसका मतलब आप तीनों का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो सेम होगा, लेकिन ऑल्टीट्यूड अलग होगा। आपके ऑल्टीट्यूड से ज्यादा होगा इनका ऑल्टीट्यूड, और इनके ऊपर वाले फ्लैट में जो रहते हैं उनका ऑल्टीट्यूड और ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में हम किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ साथ ऑल्टीट्यूड भी होना चाहिए। देखिए 3 डायमेंशनल स्पेस है तो 3 पैरामीटर तो चाहिए होगा उसे लोकेट करने के लिए। जैसे हम हमेशा देखते आए हैं कि 2 डायमेंशनल सिस्टम में या 2 डायमेंशनल प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, चाहे हमारा सिस्टम कुछ भी हो, चाहे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हो, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हो, हमें 2 पैरामीटर चाहिए। उसी तरह से जब 3 डायमेंशनल स्पेस की बात हो तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या फिर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, किसी भी तरह का सिस्टम हो, हमें 3 पैरामीटर चाहिए होते हैं। पिछले वीडियो में हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में काफी बात किया है, तो वहां हमने देखा था कि 3 पैरामीटर चाहिए होता है किसी एक पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो यहां स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमें 3 पैरामीटर चाहिए होंगे। तो जब हम अर्थ के सरफेस में या फिर अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ के आसपास किसी एक पॉइंट को लोकेट करते हैं तो हमें 3 पैरामीटर्स चाहिए होता है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड। इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, अगर मान ले
कि कोई एक पॉइंट है, उसका आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे पता करेंगे। तो मान ले कि वो पॉइंट है यहां पर, ये रहा वो पॉइंट जिसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम पता करेंगे। तो उसके लिए रेफरेंस के तौर पे हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। एक तो ये हो गया, मान ले y एक्सिस, ये है x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, और ये है पॉजिटिव z एक्सिस। यहां पर जो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन में हम इस पॉइंट से ड्रॉप करेंगे एक परपेंडिकुलर। सो हमने ड्रॉप कर दिया एक परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा ऐसा। अब उसे हम मिलाएंगे अर्थ के सेंटर से, हमने मिला दिया कुछ ऐसा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट, ये इस प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पॉइंट को मिला देंगे अर्थ के सेंटर के साथ। अब देखें हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे पता करते हैं। लैटिट्यूड क्या होगा, मान ले इसे हम 0 डिग्री कह रहे हैं, इस लाइन में कहीं पर ग्रीनविच है, सो ये 0 डिग्री हो गया। नॉर्मली हम जियोग्राफी में क्या करते हैं, जियोग्राफी में हम इस तरफ के डायरेक्शन को ईस्ट कहते हैं और इस तरफ के डायरेक्शन को वेस्ट कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा हम नहीं करते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, तो हम इस डायरेक्शन को कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये चूंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो हम जब इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे एंगल को, तो हम इसे नेगेटिव एंगल मानेंगे। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, हमें इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें हम पता लगाएंगे क्या, हम पता लगाएंगे सबसे पहले कि लॉन्गिट्यूड क्या होगा इस लोकेशन का। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये कितना एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, जिसे कि हमने रेफरेंस के तौर पे 0 डिग्री माना है, जिस लाइन में कहीं पर ग्रीनविच है। तो उसके साथ एंगल पता करने के लिए हमें कौन सा एंगल पता करना होगा, हमें एंगल पता करना होगा ये वाला, ये एंगल। सो हमने पता कर लिया ये एंगल, जो कि होगा इसका लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड हम कैसे पता करते हैं कि एक्स वाई प्लेन से कितना डिग्री ऊपर है ये, अर्थात ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से कितना डिग्री ऊपर है। इसके लिए हमें एक्स वाई प्लेन से ये जो लाइन है, ये जो कि सेंटर से इस पॉइंट को मिला रहा है, ये लाइन कितना ऊपर है ये हमें मेजर करना होगा। सो हम मेजर करेंगे ये वाला एंगल। तो हमने इस एंगल से, ये जो एंगल फाई है, इससे हमने पता लगा लिया कि इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, और ये जो एंगल थीटा है, इससे हमने पता लगा लिया कि इसका लैटिट्यूड कितना है। अब ऑल्टीट्यूड का क्या, हम जब अर्थ के रेस्पेक्ट में ऑल्टीट्यूड मेजर करते हैं तो हम ये नापते हैं कि ये सी लेवल से कितना ऊपर होगा। इसका मतलब हम एक डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये मान ले सी लेवल पे है ये पॉइंट, तो इसके लिए जो ऑल्टीट्यूड है वो 0 होगा, लेकिन इसके अगर थोड़ा सा ऊपर रहे वो पॉइंट, तो इसका ऑल्टीट्यूड का एक नॉन जीरो वैल्यू होगा। इसी से मिलता जुलता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान ले कि ये 3 डायमेंशनल एक स्पेस है, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस, और ये है पॉजिटिव x एक्सिस, ये भी पॉजिटिव y एक्सिस है, और यहां पर ये ओरिजिन है, ये रहा ओरिजिन। कोई एक पॉइंट जिसे कि हम लोकेट करेंगे, तो मान ले कि वो पॉइंट है यहां पर, इसे हम लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट से हम ड्रॉप करेंगे एक परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में। तो हमने ड्रॉप कर दिया एक परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में। अब हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाएंगे जिस पॉइंट में ये लाइन सेगमेंट एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा हो, और हम मिला देंगे ओरिजिन से उस पॉइंट को।
तो देखिए हमें यहां पर दो एंगल मिलेंगे। एक तो एंगल जो कि ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा हो, और एंगल मेजर करने का जो तरीका होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमने इससे पहले चर्चा किया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी। तो अगर ऊपर से देखेंगे, पॉजिटिव जेड एक्सिस से देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये जो रोटेशन है, जिस डायरेक्शन में हम एंगल को मेजर कर रहे हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और एक एंगल हमें चाहिए। अब देखिए जियोग्राफी में जब हम लैटिट्यूड को मेजर करते हैं तो जो एंगल हम कंसीडर करते हैं वो एक्स वाई प्लेन से कंसीडर करते हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जब हम वही एंगल को कंसीडर करते हैं तो हम इसे मेजर करते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस से एक्स वाई प्लेन की तरफ। तो जो यहां पर थीटा आपको ये दिख रहा है, जो कि एक्स वाई प्लेन से हम उस लाइन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए एंगल को मेजर कर रहे थे, उसी को अब हम जेड एक्सिस से, पॉजिटिव जेड एक्सिस से एक्स वाई प्लेन की तरफ आगे बढ़ते हुए मेजर करेंगे। तो पिछले केस में जो हम अर्थ के लैटिट्यूड पता कर रहे थे, हम जो एंगल इस तरह से कंसीडर कर रहे थे, उसी को हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इस तरह से पता करते हैं। इन दोनों एंगल्स का एक खास नाम है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल, इसे हम कहते हैं पोलर एंगल। पोलर एंगल। और ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं एजीमुथल एंगल। सो ये है एजीमुथल एंगल। तो इस पॉइंट के लोकेशन को पता करने के लिए हमारे पास अभी पोलर एंगल है और एजीमुथल एंगल है। चलिए दोनों को नाम दे देते हैं। ये जो पोलर एंगल है, लेट अस से दैट इज थीटा, और ये जो एजीमुथल एंगल है, लेट अस से दैट इज फाई। सो एजीमुथल एंगल फाई और पोलर एंगल थीटा। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम यूज करेंगे थीटा और फाई को। साथ ही साथ देखिए, जैसे कि हम अर्थ में जब लोकेट कर रहे थे किसी पॉइंट को, तो हम कंसीडर कर रहे थे ऑल्टीट्यूड को। और वो ऑल्टीट्यूड हम कैसे पता करते हैं ज्योग्राफी में? हम सी लेवल से मेजर करते हैं उस पॉइंट के हाइट को। यहां पर चूंकि सी लेवल जैसा तो कोई लेयर है नहीं, कोई सरफेस है नहीं, तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कहां पर है जहां से कि हम उस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे? हमारे पास रेफरेंस पॉइंट सिर्फ ये ओरिजिन है। तो इस बार हम जो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे वो डिस्टेंस होगा कि सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो ये आर जो कि सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। इसका मतलब आर, थीटा और फाई, इन तीनों वैल्यू से हम किसी एक पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसमें हम यूज करेंगे आर को, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, थीटा को, पोलर एंगल को, और एजीमुथल एंगल को। यहां एक कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि फिजिक्स में आईएसओ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो स्टैंडर्ड माना जाता है, जो तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली मैथमेटिक्स में हम उस तरीकों को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें दोनों देखना होगा कि आईएसओ स्टैंडर्ड में नॉर्मली हम फिजिक्स में किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जनरली फ्रीक्वेंटली मैथमेटिक्स में हमें किस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि जो सिस्टम यूज किया गया है वो सिस्टम कैसा सिस्टम है, सबसे पहले हमें समझना पड़ता है ये। तो देखिए फिजिक्स में हम जो यूज करते हैं, फिजिक्स में हम जो इसे लोकेट करेंगे इस पॉइंट को, तो हम कहेंगे इस पॉइंट का एड्रेस है आर कोमा पोलर एंगल कोमा एजीमुथल एंगल। तो ये हो गया फिजिक्स वाला स्टैंडर्ड। तो मैं यहां लिख दूं कि ये स्टैंडर्ड जो है ये फिजिक्स में यूज होता है और ये आईएसओ स्टैंडर्ड है। सो ये आईएसओ स्टैंडर्ड है, फिजिक्स में यूज होता है। मैथमेटिक्स में हम इसी को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कोमा एजीमुथल एंगल कोमा पोलर एंगल। सो ये नॉर्मली यूज होता है मैथ्स में, मैथमेटिक्स में। देखिए ये कोई हाई तौबा मचाने वाली कोई चीज है नहीं, हम समझ नहीं सकते ऐसी भी बात नहीं है। जैसे कि डेट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम इंडियंस और ब्रिटिश जिस तरह से डेट को रिप्रेजेंट करते हैं,
हम पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। लेकिन अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स में लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं डेट को, वो पहले मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। हम समझ जाते हैं ना। तो अगर हम वहां समझ सकते हैं, वहां सबसे पहले यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा कन्वेंशन फॉलो किया जा रहा है, तो इस तरह के केसेस में भी हम समझ सकते हैं। अगर हम केयरफुल रहे तो हम समझ सकते हैं कौन सा कन्वेंशन यूज किया जा रहा है, क्या आईएसओ कन्वेंशन को यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सो अगर हम ध्यान रखें तो कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। तो ये तो था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट को लोकेट करने का तरीका। अब हमें किसी एक पॉइंट को जो कि रिप्रेजेंटेड है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसी को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैप करना होगा या रिप्रेजेंट करना होगा। और उसी तरह से अगर कोई पॉइंट रिप्रेजेंटेड है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका पता होना होगा। तो मान ले कि एक पॉइंट जो कि रिप्रेजेंटेड है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसका मतलब कि अगर आप इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स वाई प्लेन में कुछ ऐसा, तो ये है वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। और आप यहां से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, या फिर कहें वाई एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ते हैं, और यहां से फिर वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो आप इस पॉइंट को रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आप ये मेजर कर ले कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस में आपको कितना आगे बढ़ना पड़ा। फॉर एग्जांपल आपको आगे बढ़ना पड़ा एक्स, फिर आप वाई एक्सिस के अलोंग कितना आगे बढ़े, तो वाई एक्सिस के अलोंग आप कुछ इतना आगे बढ़े, लेट अस से वाई, और फिर आपको पता लगाना होगा कि जेड एक्सिस के अलोंग आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो मान ले कि जेड एक्सिस के अलोंग आप आगे बढ़ रहे हैं जेड। तो ये जो पॉइंट होगा, इसका जो लोकेशन होगा, इसका लोकेशन होगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब इसी को जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें करना क्या होगा, ये रहा वो पॉइंट, यहां से हम ड्रॉप करेंगे सबसे पहले एक परपेंडिकुलर कुछ ऐसे, और हम इस पॉइंट से मिलाएंगे ओरिजिन को कुछ ऐसे, और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम लोकेट करेंगे, उस पॉइंट से हम मिला देंगे ओरिजिन को कुछ इस तरह से। हमें ये डिस्टेंस पता लगाना होगा r, हमें ये एंगल पता लगाना होगा जो कि है एजिमुथल एंगल, और हमें ये एंगल भी पता लगाना होगा जो कि है पोलर एंगल। सो पोलर एंगल थीटा, एजिमुथल एंगल फाई, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये सारे हमें पता लगाना होगा। और हमारे पास है क्या रेफरेंस के लिए, जिससे कि हम उन्हें पता लगाएंगे, हमारे पास है एक्स वाई और जेड। तो अगर पहला वाला फिगर में आप देखें तो आप ये पाएंगे कि हम आसानी से एजिमुथल एंगल पता कर सकते हैं अगर आप इसे जोड़ दें कुछ ऐसे। और ये जो एंगल है, ये एंगल, यही तो है एजिमुथल एंगल। सो ये एजिमुथल एंगल फाई। तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स। इससे आगे हम कहेंगे कि फाई इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो हमने यहां पर एजिमुथल एंगल को x और y के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें पता लगाना होगा r। देखिए r के लिए हम क्या करेंगे, r के लिए हमें जोड़ना होगा ओरिजिन से इस पॉइंट को। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एंगल आपको मिलेगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इस पॉइंट से हमने एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। तो ये जो ट्रायंगल होगा एक राइट ट्रायंगल है, जिसका कि ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें पता है, ये है z। अगर हम इस बेस का वैल्यू पता लगा ले, ये वैल्यू बेस का, तो हम पाइथागोरियन थ्योरम से इसका वैल्यू पता लगा सकते हैं, जो कि होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज।
तो ये वैल्यू तो अननोन है, ये जो वैल्यू है ये तो अननोन है, लेकिन ये पूरी तरह से अननोन नहीं है। यहां पर देखिए ये ट्राइंगल जो है ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो फिर हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा के ये जो साइड है इसका वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो साइड है ये है स्मॉल लेटर a, तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, ये जो एंगल है ये राइट एंगल बन रहा है यहां पर, और ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। सो यहां पर ये अगर r हुआ तो हम कह सकते हैं कि r स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड प्लस z स्क्वायर्ड, बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड। सो a स्क्वायर्ड के जगह हम ये टर्म यूज करेंगे। सो r स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड की जगह x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड। सो x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड, ये तो हो गया a स्क्वायर्ड, और ये z स्क्वायर्ड, सो प्लस z स्क्वायर्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये जो r है ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड प्लस z स्क्वायर्ड। अब हमें पता लगाना होगा ये जो एंगल है, ये एंगल जो कि है पोलर एंगल, वो कितना होगा। इसके लिए देखें कि अगर आप यहां से इसे जोड़ देते हैं z एक्सिस के साथ, इस तरह से आप z एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, तो ये हो गया z एक्सिस पे नॉर्मल। तो आप पाएंगे कि ये जो लेंथ होगा ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो लेंथ है, ये लेंथ ये इस z के बराबर होगा। फिगर से ये बहुत क्लियर है, देखिए आप। सो ये होगा z, और यहां पर चूंकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं ये एक राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल में देखें, जब हम ये वाला एंगल पता करेंगे, ये एंगल जो कि है पोलर एंगल, इसे हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसे हम तीन तरीके से पता लगा सकते हैं। एक तो यहां पर देखें, ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये बराबर होगा a के। सबसे पहले अगर हम साइन ऑफ थीटा को कंसीडर करते हैं, तो साइन ऑफ थीटा जो कि बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, तो परपेंडिकुलर है a, हाइपोटेन्यूज है r। तो देखिए a के जगह अगर हम ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड, तो इस वैल्यू को यहां पर सब्सटीट्यूट करके और r के जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम पता लगा सकते हैं कि थीटा कितना होगा। सो इनवर्स साइन ऑफ दैट वैल्यू a डिवाइडेड बाय r, ये होगा थीटा का मान। उसी तरह से अगर हम टेंजेंट ऑफ थीटा को कंसीडर करते हैं, सो टेंजेंट ऑफ थीटा दैट शुड बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय z। तो a के जगह अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करते हैं और इनवर्स टेंजेंट ऑफ दैट वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू थीटा, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो तरीका है वो है कोसाइन ऑफ थीटा को कंसीडर करते हुए। सो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस जो कि है z डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पर देखें हाइपोटेन्यूज क्या है, r है, तो r के जगह हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ये, सो एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस जेड स्क्वायर्ड। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू इनवर्स कोसाइन ऑफ z डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस जेड स्क्वायर्ड। सो इस तरह से हम एक पॉइंट जो कि रिप्रेजेंटेड है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मान ले कोई पॉइंट ये रिप्रेजेंटेड है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके लिए देखें कि मान ले एक पॉइंट है, यहां पर है वो पॉइंट
जो कि रिप्रेजेंटेड है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ ऐसे कि ये जो पॉइंट है ये है आर कोमा पोलर एंगल कोमा एजीमुथल एंगल। तो ये जो एंगल है ये है पोलर एंगल थीटा और ये जो एंगल है ये है एजीमुथल एंगल फाई। तो फिर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इसे ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, एक्स एक्सिस पे नॉर्मल, वाई एक्सिस पे नॉर्मल और यहां से जेड एक्सिस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे। तो यहां पर इस फिगर में ये है आर, यहां पर देखिए ये होगा जेड, ये होगा 90 डिग्री का एंगल। तो इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ पोलर एंगल, कोसाइन ऑफ पोलर एंगल थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो z डिवाइडेड बाय r। इससे आगे हम कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू r इंटू कोसाइन ऑफ पोलर एंगल। अब देखिए x और y को पता करने के लिए हमें पता लगाना होगा कि ये लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ जो कि बराबर होगा इस लेंथ के। तो हमने इन्हें नाम दे दिया a, स्मॉल लेटर a। तो ये भी a, तो ये भी a। अब देखिए इस ट्रायंगल से हम कह सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। सो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r। इससे आगे हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये a ये बराबर हो गया r इंटू साइन ऑफ थीटा के। अब इस ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करें, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर बन रहा है राइट एंगल। सो यहां पर चूंकि ये है x, ये जो डिस्टेंस है ये है x। सो इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि चूंकि ये होगा हाइपोटेन्यूज और ये होगा बेस, क्योंकि ये एंगल हम पता लगा रहे हैं फाई, एजीमुथल एंगल। सो यहां पर कोसाइन ऑफ फाई, कोसाइन ऑफ फाई, कोसाइन ऑफ एजीमुथल एंगल, दैट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज a। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू a इंटू कोसाइन ऑफ फाई। अब a के जगह हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे, ये बराबर है x, ये बराबर है r इंटू साइन ऑफ पोलर एंगल इंटू कोसाइन ऑफ एजीमुथल एंगल। उसी तरह से देखें, इसी राइट ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि y जो कि बराबर होगा इस लेंथ के, इस लेंथ के, तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ एजीमुथल एंगल इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय a। ये हो गया परपेंडिकुलर इस राइट ट्रायंगल का। सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इससे आगे हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ एजीमुथल एंगल। इससे आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू a के जगह ये वैल्यू पुट करें, तो ये हो गया r इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ फाई, अर्थात r इंटू साइन ऑफ पोलर एंगल इंटू साइन ऑफ एजीमुथल एंगल। सो इस तरह से अगर हमें पता हो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, तो हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब चलिए देख लेते हैं कि इस सिस्टम को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं। तो मान ले कि ये हमारा ओरिजिन है। अब इस 3 डायमेंशनल स्पेस में जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं जिनके लिए r सेम हो, उन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोकेट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक स्फेयर। इसी अर्थ का रेफरेंस अगर आप ले तो अर्थ के सरफेस में अगर अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर होता तो अगर अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर होता तो अर्थ के सरफेस में किसी भी पॉइंट के लिए r बराबर होता। ये r है क्या? ये r है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस है मैथमेटिकली, पर अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में आप देखें तो ओरिजिन है क्या? ओरिजिन है अर्थ का सेंटर। तो किसी भी पॉइंट के लिए r मतलब अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस वो बराबर होता। अर्थ अगर परफेक्ट स्फेयर होता तो इसका मतलब सारे पॉइंट्स जिनके लिए r सेम हो उन्हें अगर हम लोकेट करें, सारे पॉइंट्स को, सारे पॉसिबल पॉइंट्स को, तो हमें मिलेगा एक स्फेयर। इसीलिए हम इस सिस्टम को कहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।